साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों, जीवन में कभी ना कभी हम लोग लोन लेते ही हैं, क्योंकि हमें जो आधुनिक सुख सुविधा भोगनी है या कोई सुख सुविधा के सामान खरीदने हैं, तो वहाँ पर लोन एक बेटर इक्विपमेंट है जो हमारी हेल्प जो है इंस्टेंट करता है। भाई हम किससे पैसे मांगने जाएं, हो सकता कोई दे या नहीं दे, बट अगर हमारी जो क्रेडिट इमेज है या हमारा बैंकिंग अगर प्रॉपर है तो वहाँ पर बैंक हमारी हेल्प करता है, और जो हेल्प का इंस्ट्रूमेंट है वो है लोन। बट बैंक खुद ये चाहता है कि अगर बैंक आपकी हेल्प कर रहा है तो कम से कम कुछ सिक्योरिटीज़ जो है बैंक के पास में हो, तो वो आपका जो सिक्योरिटी चेक है वो आपसे ले लेते हैं। कोई असेस्ड जो आपके नाम पर है, जिसके आप मालिक हैं, उस पर वो मॉर्गेज जो है वो क्रिएट करते हैं, और एक सिक्योर डेट जो है वो क्रिएट करते हैं कि इनकेस अगर आप भाग गए या पेमेंट नहीं दे पाए तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उस पर तो हमारा मॉर्गेज है ही, इसके अलावा अन्य सिक्योर डेट जो है हमारे पास में है। अगर आपने अपना वादा फुलफिल नहीं करा तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को बेचकर अपना जो है पैसा रिकवर कर लेंगे। साथियों, इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण एक्ट जो है बैंक की हेल्प करता है, जो है सरफेजियाई कानून। सरफेजिया में क्या होता है कि जब आप लोन अमाउंट जो है पे नहीं करते हो या आपका ईएमआई जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है लंबे टाइम तक, तो बैंक जो है आपको कई बार मौके देता है, फिर भी आप उसको पे नहीं करते हो, तो बैंक सबसे पहले आपको करता है एनपीए। एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद सरफेजिया कानून के तहत जो है नोटिस की कार्रवाई, सिंबॉलिक पोजीशन की कार्रवाई और अल्टीमेटली ऑक्शन की जो है कार्रवाई होती है, और आपकी प्रॉपर्टी को बेचकर बैंक जो है पैसा रिकवर कर लेता है। अगर कुछ बच जाता है तो बैंक जो है आपको रिफंड करता है आपके खातों में, और अगर नहीं बचता है तो एरियर्स के लिए आप पर जो है केस फाइल करता है। तो ये तो है एक सामान्य बातचीत, एक सामान्य प्रोटोकॉल जो बैंक जो है अडॉप्ट करता है। पर कई बार ये होता है कि मजबूरी आपकी है कि आपने कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लोन लिया और आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, बट आपको बिजनेस पर लॉस हो गया और आप लोन जो है वो रीपे नहीं कर पाए। पर आपको टाइम चाहिए करीबन साल 2 साल का था कि आप जो है उस अमाउंट को जो है रीपे कर सको। कंडीशंस बता रहा हूँ मैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई चोट लग गई है या कोई इंजरी हो गई है, आप अपना एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, तो ईएमआई जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गई। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप गंभीर बीमार पड़ गए और ऐसी स्थिति भी है कि वहाँ पर आपकी देखभाल के लिए कोई अटेंडेंट है या कोई गार्जियन जो है अपॉइंट करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर आपकी नीयत ख़राब नहीं है, बट आप लोन अमाउंट को जो है चुकाना चाहते हो, बट बैंक राज़ी नहीं होता है। वो कहता है नहीं भाई, हमारे पास तो प्रोटोकॉल है, हम प्रॉपर्टी को जो है सीज़ करेंगे, अल्टीमेटली बेचान करेंगे और उससे अपना जो है पैसा रिकवर कर लेंगे। तो वहाँ पर आपके राइट्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये मैं डिस्कस करूँगा आज की वीडियो में। यहाँ मैं केस स्टडी करेंगे जहाँ पर जो कंसर्न व्यक्ति है उसका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, अल्टीमेटली ही गॉट डिसेबल, और उसके बाद कोर्ट ने उसकी क्या हेल्प करी, ये आज मैं डिस्कस करूंगा। यही आज के डिस्कस का इंपॉर्टेंट एजेंडा है। और हमने इसलिए क्रिटिकल केस लिया है कि शुरू के 2 केस तो हमारे लिए बहुत ईजी है, पर थर्ड केस जो है काफ़ी टिपिकल है कि आपका बंदा जिसने लोन लिया है उसका मेजर एक्सीडेंट हो गया, वो डिसेबल हो चुका है, ना तो वो सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना समझ सकता है। तो आप करें क्या, वहाँ पर हम कैसे बचेंगे। और जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन है, अगर प्रॉपर्टी बिक गई तो आप तो रोड पर आ गए, कहाँ जाओगे। तो साथियों, इस प्रॉब्लम को डील विद करा है केरला हाईकोर्ट ने, और उनका एक जजमेंट है 15 मार्च 2024 का। क्लियर है। अब इस जजमेंट का नाम क्या है उसको अपन जो है नोट कर लेते हैं। देखो, जो अपोजिट पार्टी है वो तो है एचडीएफसी बैंक, और जो पिटिशनर है वो है सुधा। और इस केस में जो पिटिशनर है ये हाई कोर्ट मूव हुई रेट के अंदर। इसका कहना है कि मेरे जो पति हैं वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। उसका ये भी कहना है कि जो मेरे पति हैं उन्होंने पूरी कंट्री में काम करके पैसा कमाया, असेस जो है क्रिएट करी, बट अनफॉर्चुनेटली हमें फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है। क्योंकि आज किसी को भी फाइनेंशियल डिसऑर्डर होगा और उसकी वाइफ, उस बंदे की वाइफ जो है प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर यहाँ वाइफ काम कर रही है या हस्बैंड प्रिपेयर्ड नहीं है, वाइस वर्सा हम देख रहे हैं, तो वहाँ पर उनके पास मुसीबतों को फेस करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। क्योंकि आप कहीं भी भाग लो, जब बैंक के पास आपका सिक्योर डेट पड़ा हुआ है और अगर आप उसको नॉन परफॉर्मिंग करते हो, तो उस सिनेरियो में बैंक अपनी राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए उस प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकती है। तो बैंक तो बहुत सिक्योर खेल रही है, अनसिक्योर तो हो आप। साथियों, हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपका इंश्योरेंस जो है बैंक कराती है, पर कई बार ये धूर्त इतनी बदमाशी करते हैं कि इंश्योरेंस का अमाउंट देने से भी जो है मना कर देते हैं। पर एक बात जो है आपको समझनी होगी कि बुरी से बुरी कंडीशन भी आ गई है हमारे सामने कि इंश्योरेंस भी हमारा फेलियर हो गया। अब हम क्या करें, कैसे बचें, और हमारे वहाँ पर राइट्स जो है वो क्या होंगे। साथियों, यहाँ पर जो पिटिशनर का हस्बैंड था, जो मैंने आपको बताया कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था जिसकी मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़ थी, और इसने कई प्रोजेक्ट जो है पूरी इंडिया में जो है ओपन करे। सक्सेसफुल होने के साथ साथ इसने प्रॉपर्टीज़ को भी जो है होल्ड डाउन करा, और इसकी लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क जो है एक अच्छा काम पूरी इंडिया में कर रही थी। इसका काम था कि जो पेपर प्रोडक्शन है उनको जो है वर्कआउट करना, जो केमिकल्स है उस पर वर्कआउट करना, जो पावर प्लांट्स है उस पर वर्कआउट करना। तो काफ़ी एक अच्छा
प्रोडक्शन जो है इनके पास था, काफ़ी एक अच्छा टर्नओवर जो है इनके पास में था और काफ़ी पैसा जो है इन लोगों ने कमा लिया। थिंग्स जो है बहुत स्मूथली चल रही थी, बट एक दिन इसका जो है एक्सीडेंट हो गया। इसको जो अस्पताल में भर्ती कराया गया, इसकी मल्टीपल सर्जरी हुई, बट अल्टीमेटली ये मालूम पड़ा कि नाउ ही इज़ इन द कंडीशन ऑफ वेजिटेबल। ये मालूम पड़ा कि ये जो बंदा है ना तो इसमें कोई प्रोग्रेस है और ना ही कोई एफिशिएंटली इसमें वर्कआउट दिखता है, तो उसको हॉस्पिटल से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया। एट दैट टाइम ही वॉज नॉट इन अ गुड पोजीशन। यहाँ फैक्ट क्या था कि इसने कुछ लोन्स लिए थे, कुछ लोन तो लाखों में थे, कुछ लोन जो है वो करोड़ों में थे। लोन की लगातार जो है EMIs भी दी गई, बट प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये बंदा बीमार पड़ गया और सारा का सारा पैसा जो है इसके इलाज में लगा, तो ये बैंक की EMI पे नहीं कर पाए। बैंक जो है पीछे पड़ गया और बैंक ने सेक्शन 13(2) सरफेस एक्ट के तहत जो है प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर दिया और ये कह दिया कि आपका खाता अब NP हो चुका है। उसके बाद 13(4) भी यहाँ पर इनिशिएट हो गई। उसके बाद सिंबॉलिक पोजीशन भी जो है यहाँ पर ले लिया गया। कुल मिला के बैंक इस कठिन समय में भी इमोशनलेस होकर उस व्यक्ति की हेल्प करने को तैयार नहीं था। साथियों, यहाँ पर इनका कहना यह था कि जो अधिकांश लैंड है या असेस्ट है वो उनके पति के नाम पर, जो पिटिशनर का कहना था। अब चूंकि वो उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है, उस प्रॉपर्टी में उसको कोई राइट नहीं है, तो इसका एक ही विकल्प था कि वो लिमिटेड गार्जियन बन जाए या गार्जियन की पोजीशन में उस प्रॉपर्टी को जो है डिस्पोज ऑफ कर दे। बट चूंकि आप जानते हो कि कोई व्यक्ति अगर माइनर है या कोई व्यक्ति डिसेबल है या उसमें कोई डिसेबिलिटी है, तो उसका एक समाधान क्या है कि वो व्यक्ति कंसर्न अथॉरिटी के पास जाएगा और अथॉरिटी के पास जाकर ये निवेदन करेगा कि भाई मेरा जो कंसर्न व्यक्ति है या जो मेरा कंसर्न पिता है या माता है या पिता है वो बीमार है, डिसेबल है और वो वर्किंग कंडीशंस में नहीं है, तो उनके बिहाफ पे उन्हें गार्जियन अपॉइंट किया जाए ताकि प्रॉपर्टीज़ के देखभाल में या उनको डिस्पोज करने में वो एक भूमिका जो है वो निभा सकें। पर साथियों, ये इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि एक और तो बैंक अपनी गति लिए हुआ था और दूसरी ओर उनके साथ ट्रबल था कि कहाँ जाएँ, कौन सा वकील ढूंढें, कैसे आवेदन करेंगे, कितने टाइम में ऑर्डर हो जाएगा और कितने टाइम में बैंक जो है रुक जाएगा। साथियों, यहाँ पर उन्होंने बार बार जो है निवेदन किया, बैंक को जो है मेमोरेंडम्स दिए और एक ही निवेदन करा कि इस प्रोसीडिंग को रोको, हमें मॉनिटोरियम दो, हमें लोन अकाउंट्स के डिस्ट्रीब्यूटर का जो है ऑप्शन दो, क्योंकि हमारी बैंकिंग शुरू से अच्छी रही है। ऐसा नहीं कि हमने आज लोन दिया और कल हम NP हो गए। लंबे टाइम से बैंकिंग करते आ रहे हैं, बट चूंकि कंडीशन ऐसी आई है तो हम क्या कर सकते हैं। ये स्थिति जो है बियॉन्ड कैप्चरिंग है। यहाँ ये भी फैक्ट था कि इसका पति जो है वो अनकॉन्शियस स्टेज में है, करीबन 1.5 साल से अनरेस्पॉन्सिव है और इनके जो वाइटल फंक्शंस हैं वो काम नहीं कर रहे थे। इवन ब्रेन सर्जरी भी हुई, पर रिजल्ट क्या आया कि ही इज़ हैविंग प्रोलॉन्ग्ड इनरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ ब्रेन एक्टिविटी, जिस कारण ना तो ये सुन पा रहे थे ना समझ पा रहे थे और इनकी दवाइयों पर जो है खर्चा लगे जा रहा था और बैंक जो है सुनने को तैयार नहीं था। साथियों, जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने सबसे पहले जोर दिया डिसेबिलिटी के ऊपर, जिसको डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सब क्लॉज S राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में। और सेक्शन 12 जो है इस एक्ट का ये मैंडेट करता है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है शेयर इंश्योर दैट द पर्सन विद डिसेबिलिटी आर एबल टू एक्सरसाइज द राइट टू एक्सेस एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी, कमीशन और एनी अदर बॉडी, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग पावर रखती हो, चाहे नहीं रखती हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन merely on the ground that he is having some disability। और सेक्शन 13 कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है ये अश्योर करेगी कि डिसेबिलिटी जो है किसी व्यक्ति को है तो वो कोई प्रॉपर्टी को इनहेरेंट कर सके, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, चाहे अपने फाइनेंशियल अफेयर है उनको कंट्रोल कर सके, वो बैंकिंग्स की तरफ एक्सेस कर सके, इसमें कोई भी उनके साथ जो है भेदभाव ना हो। तो कुल मिला के ये ड्यूटीज़ स्टेट के ऊपर हैं, बेसिकली ये आपके अधिकार है, ये फंडामेंटल अधिकार है, जिस कारण जब भी इनका वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्टली जो है हाईकोर्ट में जा सकते हो। यहाँ भी ये डिफरेंशिएट हुआ है इस केस के अंदर। सेक्शन 14 जो है ये प्रोवाइड करता है प्रोविजन की वेयर अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एनी अदर कोर्ट डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पस बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उसको ऐसा लगता है कि पर्सन जो है उसको डिसेबिलिटी है और उसके पास कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं है और वो कोई डिसीजन जो है नहीं ले सकता है, तो वहाँ पर उसके हेल्प के लिए किसी व्यक्ति को वो कंसर्न कोर्ट जो है उसका लिमिटेड गार्जियन जो है अपॉइंट करेगी। तो कुल मिला के प्रोविजंस कानून में है और इसके साथ साथ जो स्टेट है उसके नोटिफिकेशंस भी है जिसमें इस तरह की बातें जो है वो कही गई है। और कंसर्न जो SDM है उसको एम्पावर किया गया कि जब भी कोई आवेदन होगा तो उस सिनेरियो में आपको जो है डिसीजन लेना होगा और एक प्रॉपर डिसीजन जो है यहाँ पर पारित करना होगा। यहाँ पर साथियों उस पावर्स के तहत या उन अधिकारों के तहत एक आवेदन जो है पेश किया गया SDM को। इसके अलावा ये भी मांग की गई कि उनका पति जो है डिसीजन नहीं ले सकता है, उनको लिमिटेड गार्जियन जो है अपॉइंट किया जाए और इन द मीनवाइल सरफेसी कानून के तहत कार्रवाई को रोका जाए और हमें मॉनिटरिंग का ऑप्शन या लोन अकाउंट को पे करने का ऑप्शन जो है दिलाया जाए, बट हमें सफिशिएंट टाइम जो है दिया जाए क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में हम इतना बड़ा अमाउंट जो है पे नहीं कर सकते हैं। साथियों, इनका ये भी कहना था कि हमारे पास असेस्ट है, पर चूँकि असेस्ट जो है बिक सकती नहीं है तो हम कैसे जो है इस पर वर्कआउट करेंगे। तो
कोर्ट ने कहा कि जो अधिकार कानून में है, जो नोटिफिकेशन स्टेट का है, उसमें ये बहुत क्लियर है कि ये सरकार की ड्यूटी है कि अगर कोई व्यक्ति डिसेबल है या डिसेबल हो गया है तो उसको प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करे। चूँकि ये व्यक्ति जो है डिसेबल हो चुका है तो जिस कारण ये प्रोटेक्शन प्राप्त करने का अधिकारी है। तो यहाँ पर डायरेक्शन दी है कंसर्न एसडीएम को कि इस अर्जी को आप तुरंत कंसिडर करेंगे 1 महीने के अंदर अंदर, और इस व्यक्ति का गार्जियन जो है अपॉइंट करेंगे। और इन द मीनवाइल बैंक को डायरेक्शन दे दी कि भाई आप कॉर्स ऑफ एक्शन नहीं लोगे और 2 महीने के अंदर अंदर आपका मैटर जो है सॉल्व हो जाएगा, और जो इनके पास असेस्ट है उसको ये बेचकर आपका जो है अमाउंट चुका देंगे, या जैसा भी आपके बीच सेटल होगा ओटीएस में वैसा आप जो है फाइनल कर लो। तो कुल मिला के एक बड़ी राहत है उन व्यक्तियों के लिए जिनको लगता है कि अगर एक बार बैंक ने सरफेस में कार्रवाई इनिशिएट करी तो हम क्या करेंगे। साथियों, आपको जो है सबसे पहली बात मैं स्टैंड क्लियर कर दूं कि आपको अपना स्टैंड जो है बहुत स्पेसिफिक रखना है बैंक के सामने। अगर आप लोन पे नहीं कर पा रहे हो या आपका ईएमआई जो है डिफ़ॉल्ट हो गया है तो आप बैंक के सामने प्रस्ताव रखिए ओटीएस का बिना रुके। कोई वकील नहीं चाहिए आपको। आप सिंपल से बात को, भाई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लोन लिया था, हम लोन जो है वो चुका नहीं पाए हैं, बट हमें अभी तक अकाउंट्स भी नहीं दिए जा रहे। आप अकाउंट्स बताइए कि कितना अमाउंट बनता है रियल में। अगर वो अकाउंट्स प्रॉपर है, प्रॉपर उनकी ऑडिट है और कोई व्यर्थ की कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या पेनल्टी जुड़ी भी नहीं है, तो उस सिनेरियो में आप बैंक के सामने जाइए ओटीएस का ऑप्शन लेके। ओटीएस में आपको बात करनी है या तो मॉनिटरिंग पीरियड देने की कम से कम 1 साल की, या जो लोन अमाउंट है या जो लोन का अकाउंट्स है उसको रीशेड्यूल करने की। कारण क्या है कि अगर आप ऐसे प्रस्ताव नहीं रखोगे तो आप देखोगे मेला फाइट। भागने का नहीं है, अपनी बात को रखना सीखो लीगल वे के अंदर। दूसरी बात, अगर अकाउंट्स क्लियर नहीं करते हैं, आपको ऑप्शन नहीं देते हैं, तो आपका ऑप्शन है डीआरटी का। और इसके अलावा अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हुई है जैसा इस व्यक्ति के साथ में हुआ तो वहाँ पर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, बट स्पेशल केस जो है मेट आउट करना पड़ेगा हमको। यूजुअल तो मूव करना है डीआरटी में, बट स्पेशल केस है जहां हमारे फंडामेंटल राइट्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो देन वी हैव टू गो टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट एज पर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के एक जानकारी सामान्य है, बट जानकारी बहुत स्पेसिफिक है, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो इन समस्याओं से गुजर रहे हैं। अगर आपको आपका अधिकार मालूम होंगे, वर्कआउट कैसे करना है मालूम होगा, तो आप इजीली इन चीज़ों को फेस कर पाओगे। घबराने का नहीं है, आत्महत्या करना भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है कि चीज़ों को समझें, उसके कॉन्सिक्वेंटल में अटपम करें और आगे बढ़ें। और जहाँ तक हो सके तो बैंक से लोन लेना बंद कर दो। आपको अगर लोन लेना भी है तो लोन लो अगेंस्ट एफडीआर, वो होता है एक सिक्योर्ड लोन। अगर आप चुका भी नहीं पाए तो एफडीआर से ये लोग वर्कआउट कर लेते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आपकी ईएमआईज आप चुका नहीं पा रहे हैं और आपको लगता है कि भविष्य में आप नहीं चुका पाएंगे, तो आप इनको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि एफडी को रिवोक करके पूरा का पूरा अमाउंट जो है सेट ऑफ कर लें। अगर आप बहुत लेट कर दोगे तो ईएमआई डिफॉल्ट तो होंगी वो तो अलग है, उसके अलावा जो इनका कंपाउंड इंटरेस्ट ये कैलकुलेट कर लेते हैं, पेनल्टीज कंप्यूट कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा अपने आप में। तो ये बेसिक बातें हैं जिसको आप ध्यान में रखें और उसके अनुसार जो है वर्कआउट कर लें। और इसके अलावा अगर इंश्योरेंस का ऑप्शन भी आपके पास है तो उसमें भी ध्यान रख लें, एश्योरेंस ले लें कि भाई ये इंश्योरेंस जिस पर्पज़ के लिए है वो पर्पज़ क्या क्या है। और अगर आप चुका नहीं पाते हैं और ऐसी कोई कंडीशंस दिखाई देती है जो इंश्योरेंस के तहत कवर की गई थी, तो उसके तहत भी आप जो है वर्कआउट करें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। आप बोलेंगे नहीं तो काम चलेगा नहीं। और जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उसकी प्रॉपर पॉलिसी मिलती है, उसको पूरा पढ़ लें। और इंश्योरेंस देने से पहले 3 बातें अश्योर कर लें। अगर मैं फिजिकल डिसेबल हो गया तो बैंक पे का जो इंश्योरर है वो पे कर देगा। अगर मैं किसी कारण से जो है मेरी मृत्यु हो गई तो वहाँ पर इंश्योरेंस जो है पे कर देगा। तो कुल मिला के अगर हम ये ऑप्शन ले रहे हैं और इसके हम 30 से 35 हज़ार रुपये दे रहे हैं, मोटा मैं बता रहा हूँ आपको अमाउंट, तो वहाँ पर इसको आप एक्सरसाइज भी करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने ही राइट्स के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप नहीं है तो ये आपके जो घर वाले हैं उनको परेशान करते हैं। तो शुरुआत में ही चीज़ों को अश्योर कर लें। अगर चीज़ें शुरू में अश्योर होंगी तो अपने को वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी आप फाइनेंस कर रहे हैं बैंक से या जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उसमें आप अलर्ट रहें। कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें कि विश्वास कर लें बैंक के ऊपर या उनकी इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऊपर और देख लेंगे जी अच्छा हो जाएगा जी, क्योंकि बैंक वो संस्थान है जो आपके अंग से, जो कहते हैं ना, अगर पैसे इसमें होंगे अंग में तो उसको भी जो है निकाल लेंगे। ये बिल्कुल नहीं छोड़ लेंगे, ये बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले आपको। तो आपको शुरू से अलर्ट रहना पड़ेगा, शुरू से अकाउंट्स को मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। और जो भी सिक्योरिटी चेक दे रहे हो उस पर आपकी निगाह घड़ी भी होनी चाहिए। सिक्योर जो भी डेट्स दे रहे हो उस पर आप अलर्ट रहने चाहिए। और भविष्य में अगर आपकी स्थिति खराब है तो आप कैसे पे करोगे इंश्योरेंस के जरिए, और इंश्योरेंस फेलियर हुआ तो आपके पास और क्या है जिससे आप पे कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन दिमाग में लेके चलिए, फिर हमें कोई दिक्कत जो है नहीं होनी है। और ये गाइडलाइंस जो है ये हमारे लिए काफ़ी जो है वो काम आ सकती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।